जलियांवाला बाग नरसंहार के लगभग एक हफ्ते बाद की बात है। कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन लोग अभी भी दहशत में हैं। अमृतसर की एक सकरी गली के पास कुछ लोग पहुंचते हैं। वहां ब्रिटिश पुलिस खड़ी मिलती है। लोग देखते हैं कि कोरियांवाला खूह के पास कुछ लोगों को बांधा गया है और आगे गली में लोग पेट के बल लेटे हुए हैं। फसाद की जड़ देख लोग वापस मुड़ने की सोचते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला उनसे रुकने को कहता है। फरमान जारी हुआ है, आगे जाना है तो इसी गली से जाना होगा। साथ में एक शर्त और है, पेट के बल लेटकर चारों हाथ पांव फैलाकर रगड़ रगड़ कर जाना होगा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से कुछ दूर केसरदा ढाबा है। बताने को कुछ नहीं, मशहूर दुकान है। जानते ही होंगे बहुत से लोग जो अमृतसर के हैं या अमृतसर गए हैं। बताने को है इस जगह से कुछ दूर की एक गली, नाम द क्रॉलिंग स्ट्रीट यानी रेंगने वाली गली। इस गली का नाम पड़ा एक फरमान के चलते। जनरल डायर का फरमान जो 19 अप्रैल 1919 को लागू हुआ था और एक हफ्ते तक चला था। इस बीच जो भी इस गली से गुजरा यूं रेंग कर ही गुजरा। क्यों? भावनाओं से सवाल को छानो तो जवाब मिलेगा। इसलिए कि वो डायर एकदम शैतान की औलाद था। जो आदमी जलियांवाला में हजारों निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला सकता है, वो लोगों को रेंगने के लिए कहे तो क्या ही बड़ी बात है। हम ही नहीं कहते, चर्चिल भी कहते थे कि जलियांवाला बाग में जो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य के आधुनिक इतिहास में उसकी मिसाल नहीं है। ये एक असाधारण घटना है, एक राक्षसी घटना है। चर्चिल के शब्द हैं। लेकिन राक्षस होते नहीं है, होते आदमी हैं, और उन आदमियों को राक्षस कह दिया जाता है ताकि आदमी अपना पल्ला छुड़ा सके। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 13 अप्रैल है और आज की तारीख का संबंध है जलियांवाला बाग नरसंहार से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख की इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप। ये लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। कुकू एफएम भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मौजूद है। बहुत कुछ मिलेगा आपको, जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां हैं, आत्मकथाएं हैं, ढेरों उपन्यास हैं और भी तरह की ऑडियो बुक्स हैं। याद रखिए, LT50 इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पहले 500 लोगों में होना होगा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे। बाकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां है। लौटते हैं किस्से पर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हजारों बार ऐसा हुआ कि मासूम लोग मारे गए बेमौत, लेकिन जलियांवाला बाग की मिसाल दूसरी नहीं मिलती। जनरल डायर के पर्सनल बॉडीगार्ड सार्जेंट एंडरसन ने इस घटना के बारे में लिखा। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, ऐसा लगा मानो पूरी भीड़ जमीन में धंस गई हो। सफेद लबादों का एक गट्ठर दीवार चढ़ने की कोशिश में था, फिर चंद मिनटों में ही दीवार पर रेंगते कुछ हाथ पैरों के अलावा कुछ नहीं हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। जलियांवाला बाग नरसंहार में ऐसा कुछ है जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। बात सिर्फ लोगों की मौत की भी नहीं है। असल सवाल है कि आखिर क्या वो चीज थी जो इंसान को जानवरों से बदतर बना देती है और वो इतनी क्रूरता पर उतर आता है। इस घटना के दो पहलू हैं, एक आदमी और एक परिस्थितियां। दोनों को समझकर ही हम जवाब पा सकते हैं कि क्यों जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाता है और क्यों इस घटना के एक हफ्ते बाद वो लोगों को सड़क पर रेंगने का आदेश देता है। सबसे पहले परिस्थितियां समझते हैं। 1857 की क्रांति में जहां पूरा देश उबल रहा था, पंजाब में कमोबेश परिस्थितियां शांत थी। कुछ इतिहासकार तो यहां तक भी मानते हैं कि 1857 की क्रांति को दबाने में ब्रिटिश इसीलिए कामयाब हो पाए क्योंकि ब्रिटिश लोगों को सिख फौज की वफादारी मिली हुई थी। अंग्रेज जब भारत में पूंजीवाद लाए तो इसका फायदा पंजाब को भी मिला, जो जमीन मालिक थे वहां के, स्पेशली उनको। साथ ही ब्रिटिश फौज में लगभग 60% सिपाही भी पंजाब से आते थे। इसीलिए 1917 तक पंजाब में आम लोगों के बीच ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ व्यापक विद्रोह नहीं हुआ था। कोमागाटा मारू जहाज घटना और गदर आंदोलन के चलते उपजा विद्रोह भी विदेश से शुरू हुआ था और वो भी पंजाब के आम लोगों में पसर नहीं पाया था। जो फौज का कॉम्पोजिशन है और जो वफादारी वाली बात है, बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, बहुत लंबी बात है इसलिए संक्षेप में कही गई है। आपको बहुत सारे डिटेल में जाना पड़ेगा। एंग्लो सिख वार्स हैं, उसके बाद कैपिटुलेशन ऑफ सिख आर्मी है, उसके बाद मार्शल रेस थ्योरी है। सारी चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम जलियांवाला बाग वाले इंसिडेंट पर कायम है।
ये सारी चीजें हो रही थी, पहले खुशहाल माहौल था कमोबेश, और फिर हालात बदलते हैं। 1916 से 1919 के बीच मॉनसून फेल होता है, जिसके चलते उपज में कमी होती है और दामों में तेजी आती है। महंगाई बढ़ने लगती है, इसके चलते सरकार के खिलाफ रोष उपजा ब्रिटिश सरकार। दूसरा कारण था कि ब्रिटिश फौज में सिख सिपाही, जिन्हें अच्छी नौकरी और पेंशन का लालच देकर पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो ये लोग बेरोजगार होकर वापस लौटे। ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के एवज में स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन स्वायत्तता मिलना तो दूर, 1919 में ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट लेकर के आ गई। किसी को भी जेल में ठूस देने का कानून, बिना किसी दोष के। तर्क दिया कि जब नस्ल ही शैतानी हो तो कारण की क्या जरूरत है, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी किया होगा, और नहीं किया होगा तो आगे करेंगे, इसीलिए डालो अंदर। सुना सुना लगता है। पंजाब तब उबल रहा था, काले कानून के खिलाफ सड़कें भरी हुई थी, अमृतसर उसका सेंटर था। गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पर उन्हें भी रोक दिया गया। गवर्नर माइकल और ड्वायर को मालूम था कि गांधी आएंगे तो फिर पूरा पंजाब सड़क पर आ जाएगा और फिर हैंडल नहीं हो पाएगा। गांधी को घुसने से पहले ही गिरफ्तार कर बंबई भेज दिया गया। गांधी आए होते तो शायद जलियांवाला बाग न होता, ऐसा भी कई टिप्पणीकारों का मानना है, क्योंकि उन पर गोली चलाने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ किसी गोडसे को ही हो सकती थी। गांधी की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो पंजाब पूरा बंद हो गया, जुलूसों से बाजार पटे हुए थे। 9 अप्रैल को पंजाब में आंदोलन की अगुवाई कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब निकाला दे दिया गया। ओडवायर ने डिप्टी कमिश्नर को पैगाम भेजा। डिप्टी कमिश्नर को जमीन के हालात मालूम थे, दंगों की कोई संभावना नहीं थी, लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, इसीलिए हुकुम की तामील करने के बजाय उसने कोई एक्शन न लेने का सोचा। 10 अप्रैल को फसाद की कुछ खबरें आई, पूरे पंजाब में टेलीफोन और टेलीग्राफ की तारें काटी जाने लगी। ब्रिटिश अफसरों में कई ऐसे थे जिन्होंने 1857 की कहानियां सुनी थी, इसीलिए इन लोगों को लग रहा था कि दोबारा ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये डर कुछ और पुख्ता हुआ जब गोल्डन टेम्पल के बगल में क्लॉक टावर में कुछ पोस्टर दिखाई दिए और इन पर लिखा था कि मरने और मारने को तैयार हो जाओ। 10 तारीख को शांतिपूर्ण हड़ताल का आयोजन हुआ था, लेकिन चंद लोगों ने टाउन हॉल को आग लगा दी। पोस्ट ऑफिस में लूटपाट हुई, इसके बाद भीड़ टेलीग्राफ ऑफिस पहुंची। वहां काम करने वाले एक शख्स ने चतुराई दिखाई, भीड़ जब पहुंची तो वो डंडा लेकर के खुद ही खड़ा हो गया और टेबल पर डंडे मारने लगा। इसके बाद वो भीड़ से जा मिला और उसने भीड़ को विश्वास दिलवा दिया कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो मेरे पास थे वो तोड़ दिए हैं। इसके बाद जब भीड़ रुखसत हुई तो उसी आदमी ने लाहौर खबर भिजवाई कि अमृतसर में हालात बद से बदतर होने लगे हैं। गवर्नर और ड्वायर ने जनरल रेजिनाल्ड डायर को संदेश भेजा इसके बाद कि और फिर उसके नतीजे में लगभग 500 गोरखा और 40 पश्तून सैनिकों को लेकर डायर अमृतसर पहुंचा। पश्तून और गोरखा वही मार्शल रेस थ्योरी का नतीजा थे। अब तक शहर छावनी में तब्दील हो चुका था। अमृतसर सब यूरोपियन लोगों को शहर के बाहर पुराने किले में पहुंचा दिया गया था। माहौल कुछ कुछ वैसा ही था जैसा 1857 में लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी सीज के दौरान हुआ था। वो कहानी आपको तारीख के किसी आने वाले एपिसोड में जरूर सुनने को मिलेगी। एनीवेज, वापस अमृतसर आते हैं। इस घटना के 2 दिन बाद एक और घटना हुई। कसूर में एक ट्रेन को रोककर कुछ यूरोपियंस को पीटा गया और 2 रेलवे स्टाफ की हत्या हुई। ये सारी खबरें डायर तक पहुंच रही थी और वो भी 1857 की क्रांति की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश आर्मी में कई लोग इस तरह के थे जो सेकेंड या थर्ड जनरेशन से उसी प्रोफेशन में थे, स्पेशली सोल्जर्स या ऑफिसर्स। तो उन्होंने अपने बाप दादा से सुना था कि 1857 में उन्होंने क्या क्या देखा, इसीलिए उससे भी विश्वास हो चला था कि पंजाब में एक बड़े विद्रोह की तैयारी हो रही है। 10 अप्रैल की रोज हुई एक घटना ने उस पर खासा असर डाल दिया। क्या हुआ उस दिन? पूरे अमृतसर में हड़ताल की खबर फैल चुकी थी। मिस शेरवुड अपनी साइकिल को बीच सड़क पर दौड़ाई जा रही थी। 45 साल की मिस मार्सेला शेरवुड शहर में मिशनरी स्कूल कमिश्नर थी और 5 स्कूलों का काम दाम देखा करती थी। हड़ताल की खबर लगते ही वो स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकली ताकि वहां रह रहे बच्चों को घर भेज सकें। पुराने अमृतसर की तंग गलियों में साइकिल चलाते चलाते उनका सामना एक भीड़ से हो गया और भीड़ वैसी ही भीड़ थी जैसी भीड़ हुआ करती है। भीड़ में से किसी ने उन्हें देखा तो बोल दिया कि मारो, अंग्रेज है। मिस शेरवुड ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें दबोच लिया। उन्हें लात घूंसों से मारा गया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। उस भीड़ में से कुछ लोगों ने उन्हें बचाया भी और स्कूल तक पहुंचाया। इसके बाद मिस शेरवुड को पुराने किले तक पहुंचाया गया, जहां कई दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। डायर को इसकी खबर लगी तो वो सीधा मिस शेरवुड से मिलने पहुंचा। इस बीच लाहौर से तरह तरह की खबरें आने लगी। एक जगह वो लिखता है, हमें खबर मिली है कि लाहौर में सेना ने विद्रोह कर दिया है।
बाद में हमने रिपोर्ट में उसने लिखा कि हमें यकीन हो गया था कि ये 1857 का ही रिपीटेशन है। अगली सुबह यानी आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को वो शहर के दौरे पर निकला। 19 जगह पर पहुंचकर उसने कर्फ्यू की घोषणा की। 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर उसने पाबंदी लगा दी। इसी दिन पहले से तय कार्यक्रम के तहत जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा गया था। आज ही के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को वो शहर के दौरे पर निकला। एक जगह पर पहुंचकर उसने कर्फ्यू की घोषणा कर दी। 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इसके बाद इकट्ठा नहीं हो सकते थे कानूनन। इसी दिन पहले से तय कार्यक्रम के तहत जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा गया था। डायर को लगा कि यह कार्यक्रम उसके आदेश के बावजूद रख दिया गया, जबकि सभा एक दिन पहले तय हो चुकी थी। एक दिन पहले ही माहौल बन गया था, लोग आने लगे थे, जुटने लगे थे और इसीलिए पहुंचे भी वहां पे। 13 अप्रैल की दोपहर 1:30 बजे डायर अपने ऑफिस लौटा। जैसे ही उसे खबर लगी कि गोल्डन टेम्पल के पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो तुरंत एक्शन में आया और कुछ गोरखा और बलोच सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया। इस जगह पर वो पहले कभी नहीं आया था, इसीलिए उसे नहीं मालूम था कि उस सकरी गली में आर्मर्ड गाड़ियां नहीं घुस पाएंगी। यहाँ लगभग 20,000 लोग इकट्ठा थे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, वहीं बाकी लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। डायर ने इतनी भीड़ को देखा और अचानक गोली चलाने का आदेश दे दिया। बिना कोई वार्निंग दिए 1600 राउंड फायर करने के बाद वो तभी रुका जब गोलियां खत्म हो गई। अब तक पूरा मैदान लोगों की लाशों से पट गया था। हजारों लोग मारे गए थे और उतने ही लोग घायल भी थे। इसके बाद डायर अपने ऑफिस पहुंचा। शहर में बिजली और पानी की लाइन काट दी, कर्फ्यू लगा दिया। लोग अपने जानने वालों की लाशें भी नहीं ले जा पा रहे थे। इस तरह का मंजर था। उस शाम डायर किले में पहुंचा और वहां मौजूद यूरोपियन से बोला कि मैंने तुम लोगों की जानें बचाई हैं। उसने लाहौर को रिपोर्ट भेजी कि उसकी फोर्स छोटी थी और वहां हजारों लोग इकट्ठा थे। अगर वो फायर करने में हिचकिचाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। हालांकि बाद में हंटर कमीशन के सामने उसने स्वीकार किया था कि यह प्रीमीडिएटेड निर्णय था, पहले से सोचा हुआ, और जलियांवाला बाग के थ्रू वो पूरे पंजाब को एक संदेश भेजना चाहता था। इस घटना के बाद भी डायर ने अमृतसर में सख्तियां जारी रखी। 20 तारीख को उसने फरमान जारी किया कि जिस जगह पर मिस शेरवुड के साथ हिंसा हुई थी वहां लोगों को रेंग कर जाना होगा। अगले एक हफ्ते तक ये फरमान जारी रहा और इस बीच जो भी इस गली से गुजरा रेंग कर ही गुजर पाया। इसीलिए इस गली का नाम ही पड़ गया क्रॉलिंग स्ट्रीट। जलियांवाला बाग की घटना की खबर बाहर निकली तो रूस तक पहुंची। लेनिन ने इस घटना पर भारत को सांत्वना भेजी। घटना इतनी बड़ी थी कि अंग्रेज सरकार भी हरकत में आई। घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। इसके बाद जनरल डायर को रिटायरमेंट दे दिया गया। चर्चिल सहित पूरी ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को अनूठा बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। यानी वो कहना चाहते थे कि डायर की गलती थी और ब्रिटिश सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। डायर को सेना से निकाले जाने के अगले दिन ब्रिटिश अखबार मॉर्निंग पोस्ट में डायर को टाइटल दिया गया, द मैन हु सेव्ड इंडिया। साथ ही छपी एक अपील जिसमें डायर के लिए फंड्स जुटाने की अपील की गई थी। उस जमाने में डायर के लिए 26,000 पाउंड जुटाए गए ताकि वो अपने लिए घर खरीद सके। साल 1927 में डायर की बीमारी से मृत्यु हो गई। भारत में उसे अमृतसर का कसाई कहकर बुलाया जाता था, लेकिन जब वो मरा तो पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उसके ताबूत को जिस झंडे में लपेटा गया वो वही था जो कभी उसके जालंधर हेडक्वार्टर में फहराया जाता था। लोगों ने फूल चढ़ाए थे जिसमें एक खास फूल रुडयार्ड किपलिंग की तरफ से भेजा गया था और साथ में लिखा था, He did his duty as he saw it। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त मन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।